Hello, good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear parents, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि आपके अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं सभी क्लासेस में हम आपको स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। तो फिर से आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं तो डेफिनेटली आप 100% उन सारी वीडियोस के क्वेश्चन को सॉल्व करें जो अभी तक हमने आपको स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। इसके साथ साथ हमने आपका KGMU का भी 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, तो उसके भी आप सारे पार्ट्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये सारी वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके स्टाफ नर्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं किसी ना किसी ईयर में, राइट। तो सारे क्वेश्चन आप ध्यान से सॉल्व करेंगे और एक बेहतरीन नोट्स भी आप बनाएंगे। ओके, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट हीलिंग, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो कि वाउंड हीलिंग को अफेक्टेड करते हैं। एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक्सटेंट ऑफ इंजरी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। सभी लोग यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे, राइट, क्योंकि यह प्रैक्टिस आपको करनी है। ये सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सभी क्लासेस के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करिए। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें वाउंड हीलिंग की, तो वाउंड हीलिंग जो है ये हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कई तरीके के फैक्टर्स इस वाउंड हीलिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जैसे एज, अगर आप यंग हैं, अगर अर्ली स्टेज की बात करें तो यहाँ पर वाउंड हीलिंग काफ़ी फास्ट होता है ना, जबकि एडल्ट में यह प्रोसेस धीरे धीरे डिक्रीज हो सकती है। न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत जो है मायने रखता है वाउंड हीलिंग को कवर करने में, न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसके अलावा कोई भी आपको अगर एक्सटेंट इंजरी हुआ है तो वहाँ पर भी हमारा जो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस है वो अफेक्टेड होगा, राइट। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल द अबव। जो यहाँ पर एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड एक्सटेंट ऑफ इंजरी, ये सभी फैक्टर्स वाउंड हीलिंग प्रोसेस को अफेक्टेड करते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। बी लिम्फोसाइट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए, सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, या फिर GVHD के लिए, या फिर टर्सरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। अगर हम बात करें बी सेल्स की, तो बी सेल्स जो हैं या बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये क्या हैं, ये हमारे लिम्फोसाइट सेल्स का ही एक टाइप है ना, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और उसमें भी किस तरीके की इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है ना, ह्यूमरल जो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं बी लिम्फोसाइट्स। क्लियर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉस ऑफ बॉडी वाटर है ना, अलोंग विथ अ लॉस ऑफ सोडियम कंट्रीब्यूट्स टू। हमारी बॉडी का जो बॉडी वाटर है ना, फ्लूइड है, अगर इसका लॉस होता है किसके, अलोंग विथ सोडियम एलिमेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट्स। हर जो बॉडी फ्लूइड है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे है ना, या फिर IVF ओवरलोड हो जाएगा,
या फिर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट होगा, या फिर हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, या फिर हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो जाएगा, है ना। फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी में बॉडी वाटर लॉस भी हो रहा है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम पोटेशियम इनका भी लॉस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो जाएगा। क्लियर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज पोटेशियम प्राइमरली एक्सर्टेड फ्रॉम द बॉडी। जो पोटेशियम है ना, हमारी बॉडी में जो पोटेशियम है ये प्राइमरली किस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सर्टेड होती है, यूरिन, ब्रीथिंग, फीसेस या फिर सेलुलर एक्सचेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए पोटेशियम का जो प्राइमरली एक्सर्टेड है, यानी कि प्राइमरली जो हमारी बॉडी से किस तरीके से पास आउट होती है, यूरिन के साथ, या फिर जो हम सांस लेते हैं ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग में एक्सलेशन के दौरान, या फिर फीसेस से, या फिर सेलुलर एक्सचेंज से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है इसको नॉर्मल लेवल पर मेंटेन करता है ना, हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है उसको नॉर्मल स्टेज पर मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर 90% पोटेशियम के एक्सर्टेड की बात करें तो 90% पोटेशियम यूरिन के साथ, है ना, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सर्टेड होता है, हमारी बॉडी से बाहर पास आउट होता है। और 10% पोटेशियम जो है स्वेट, पसीने के साथ बाहर निकलता है, और हमारे फीसेस या हम स्टूल कह सकते हैं इसके साथ। ठीक है, 10% पोटेशियम स्वेट्स एंड स्टूल के साथ हमारी बॉडी से एक्सर्टेड होता है। तो यहाँ पर प्राइमरली अगर बात करें क्या करेक्ट होगा, आई होप सभी ने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया है। ऑप्शन ए, यूरिन। राइट, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको वही क्वेश्चंस का आंसर बताते हैं जो कि आपका आंसर की में दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्राइमरली पूछा गया है ना, तो हम यूरिन ही करेक्ट करेंगे। अगर आपसे जनरल पूछ लिया जाता तो यहाँ पर ए एंड सी दोनों करेक्ट हो जाते, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ एब्जॉर्बेबल स्विचर्स इंक्लूड। अच्छा, एब्जॉर्बेबल स्विचर्स इनमें से कौन है, कैटगट, सिल्क, बिक्रिल, या फिर ए एंड सी बोथ, या फिर ए एंड सी बोथ। बताइए यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें कैटगट की तो कैटगट और बिक्रिल, ठीक है, कैटगट और बिक्रिल दोनों ही एब्जॉर्बल स्विचर्स हैं। ठीक है, दोनों ही एब्जॉर्बल स्विचर्स हैं, जिसमें कैटगट है या सीप के, ठीक है, इंटेस्टाइनल सीप के इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ऑब्टेन किया जाता है ना, उससे हम इसे निकालते हैं। और अगर बिक्रिल की बात करें तो ये 90% ग्लाइकोलेट, ठीक है, जो बिक्रिल है आपका ये 90% बिक्रिल को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ग्लाइकोलिट, ठीक है, ग्लाइकोलिट से बनाते हैं, ग्लाइकोलाइट। और इसके साथ साथ
10% बिक्रिल को हम एल लैक्टेट से भी बनाते हैं, एल लैक्टाइड से बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर एब्जॉर्बल स्विचर्स हमारे पास क्या हैं, कैटगट और विक्रिल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिंट्स आर यूज्ड टू, स्प्लिंट्स को हम किस लिए यूज करते हैं, मोबिलाइज द लिम्ब, लिम्ब को मोबिलाइज करने के लिए, मूव करने के लिए, या फिर मोबिलाइज द फ्रैक्चर्स, या फिर इमोबिलाइज द लिम्ब, या फिर लिम्ब को हम बिल्कुल भी हिला डुला ना सकें, उसे इमोबिलाइज ना कर सके इसलिए यूज करते हैं, या फिर मोबिलाइज द आर्टिकुलेशन, या फिर आर्टिकुलेशन के लिए करते हैं, बताइए। मोबिलाइज द आर्टिकुलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, राइट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो स्प्लिंट्स है ना, स्प्लिंट्स क्या है, ये एक वुडर या फिर मेटल का बना हुआ स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लिम्ब इमोबिलाइजेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, लिम्ब इमोबिलाइजेशन में यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे इमोबिलाइजेशन में। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एसिड सिक्रीशन इज हाई इंक्रीज्ड इन, एसिड सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर ये क्या हो, इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, डियोडेनल अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स, गैस्ट्रीटाइटिस, या फिर ऑल द एबव, या फिर ऑल द एबव, बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एसिड का सिक्रीशन जो है वो हमारे स्टमक से होता है ना, हमारे स्टमक में होता है, और अगर स्टमक में, ठीक है, और डियोडेनल के पार्ट्स में, जो ये हमारा जे शेप्ड स्ट्रक्चर्स है ना, और जो ये हमारी डियोडेनल है, यहाँ पर अगर एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगे, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसको हम यहाँ पर अल्सर्स बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर अल्सर्स बन जाते हैं, और इन अल्सर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, डियोडेनल अल्सर्स के नाम से जानते हैं, डियोडेनल अल्सर्स के नाम से जाते हैं। और ये कॉमनली कब होता है, सब जो है डियोडेनल पार्ट्स में या हमारे स्टमक के पार्ट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, डियोडेनल अल्सर्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कोलेसिस्टाइटिस इज, कोलेसिस्टाइटिस क्या है, स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर, स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी प्यारे एस्पायरेंट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे। कोलेसिस्टाइटिस पूछा गया है, कोलेसिस्टाइटिस क्या है, गॉल ब्लैडर में स्टोन का बनना या फिर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन, बताइए। सो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, कोलेसिस्टाइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में जब इन्फ्लामेशन होने लगता है ना, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस कंडीशन को हम कोलेसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया क्या है, ओलिगोयूरिया अब्सेंस ऑफ यूरिन, यूरिन का अब्सेंस होना, या फिर डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, या फिर नाइट टाइम यूरिनेशन, या फिर इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, या फिर इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, है ना, यूरिन आउटपुट जब डिक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को हम ओलिगोयूरिया के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राइट।
तो ऐसे ही आप इम्पोर्टेंट एंड बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैक्लोफेन एंड डायज़ेपाम रिलीव्स। जो बैक्लोफेन एंड डायज़ेपाम है ये क्या है? एक रिलीव्स है। तो ये किस में रिलीव्स करता है? फीवर में, पेन में, डिप्रेशन में या फिर स्पास्टिसिटी में। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हमारे प्यारे एस्पायरेंट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे। बैक्लोफेन एंड डायज़ेपाम ये एक मसल रिलैक्सेंट एंटीसेप्टिक ड्रग हैं, राइट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्पैस्टिसिटी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द respiration is controlled by the respiratory center in the brain called। रिस्पायरेशन की प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स, है ना। तो ये हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा है? या हम कह सकते हैं कि जो रिस्पायरेटरी रिदम है इसको कौन कंट्रोल करता है? तो हमारे ब्रेन का हाइंड ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगाटा प्रेजेंट है वो कंट्रोल करता है। और अगर हम बात करें न्यूस्टिक एंड एपन्यूस्टिक सेंटर की, तो ये हमारे पोन्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एयर की एंड ब्रीथिंग रेट की क्वालिटी को चेक करते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रेन कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम या फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा ये क्वेश्चन और भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया था, जो हमने आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का, है ना। तो देखा आपने, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, राइट। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका क्या होता है? एक नॉलेज बूस्ट होता है, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और आप ये भी एनालाइज कर पाते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पर कितना अप्लाई कर पाते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है आप जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, सारी क्लासेस के आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, ओके। आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने जा रहा है? दैट इज ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लोंगाटा में हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है, राइट एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इन द यूरिन इज टर्म्ड एज। अगर यूरिन में ब्लड आने लगता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हिमैटूरिया या फिर सप्रेशन, पॉलीयूरिया या फिर हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया तो एक हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। क्या है ये? जेनेटिक डिसऑर्डर है। सप्रेशन ये भी आपका नहीं हो सकता है, कंडीशन है ना। तो अब बताइए क्या होगा? हिमैटूरिया होगा या फिर पॉलीयूरिया। हमेशा आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें तो एलिमिनेटिंग मेथड्स को ज़रूर यूज़ करें। ये मेथड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपको जो आती हैं उनके अकॉर्डिंग जो आपके पास नॉलेज है, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, उसको अप्लाई करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका होता है अपने करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करने का, राइट। सो अब आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हीम दैट मीन्स ये हमारे ब्लड से रिलेटेड है ना, तो भी हम यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसे हम हिमैटूरिया के नाम से जानते हैं। यूरिन में जब ब्लड पास आउट होने लगता है तो इसे हम हिमैटूरिया कहते हैं, और ये जनरली इन्फेक्शंस के कारण हो जाता है, राइट। सो करेक्ट आंसर
ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मोस्ट फ्रीक्वेंट मोड ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज, किसी भी इन्फेक्शन के ट्रांसमिट होने का मोस्ट फ्रीक्वेंटली मोड क्या होता है? कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत ही इजी है ना। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मोड क्या हो सकता है किसी भी इन्फेक्शन के ट्रांसमिट होने का? वो है आपका कॉन्टैक्ट, है ना। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमनली होता है, इसीलिए जब भी जो इन्फेक्शन से किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है ट्रांसमिशन, लाइक जैसे HIV वगैरह, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हमें वहाँ पर प्रोटेक्शन रखना चाहिए, चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आए, लाइक डॉक्टर या आपके फैमिली के मेंबर्स, है ना, तो वो जो है डिजीज़ ट्रांसमिस ना होने पाए। तो मोस्ट कॉमन क्या होता है? कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रेंडिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन इज, कोल्ड एप्लीकेशन इज, बताइए कॉन्ट्रेंडिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन क्या है? हाइपोथर्मिया हो जाता है इसमें, मसल स्पॉम हो सकता है, कोल्ड एलर्जी हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ एबव, या फिर ऑल ऑफ एबव। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर सेशन करके मज़ा आ रहा है, ऐसे ही आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़, अगर हम बात करें कोल्ड एप्लीकेशंस की, तो कोल्ड एप्लीकेशन करने पर क्या हो सकता है? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, सिंपल बात है ना। टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज हो जाता है। मस्कुलर एस्पाम होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जकड़न हो जाती है हमारी मसल्स में, तो मस्कुलर स्पाम की कंडीशन इंक्रीज हो सकती है। और क्या होता है? कोल्ड से एलर्जी हो सकती है ना, कोल्ड एलर्जी हो सकती है, जैसे स्नीजिंग वगैरह होना। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। यहाँ पर आपके सारे पॉइंट्स करेक्ट हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटोम पेन अकर्स इन, फैंटोम पेन क्या होता है? हार्ट में, एम्पुटेशन पार्ट में, स्टमक में, या फिर नन ऑफ एबव, या फिर नन ऑफ एबव। बताइए, फैंटोम पेन जो है ये एक तरीके का फीलिंग ऑफ पेन ही होता है ना। ये क्या है? ये हम पेन को फील कर सकते हैं, एक तरीके का फैंटोम पेन है, जो कि एम्पुटेशन पार्ट में होता है, ठीक है। इट में फील लाइक क्रैम्पिंग, क्रशिंग, ट्विस्टिंग, या फिर कैसा और फील हो सकता है? आपको स्मैशिंग जैसा फील हो सकता है ना, ट्विस्टिंग जैसा आपको फील हो सकता है ना, जिसे कहते हैं मरोड़ होने लगती है। तो ये सारी जो है एक पेन की फीलिंग्स होती है। सो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, है ना। फैंटन पेन अकर्स इन एम्पुटेशन पार्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबस्टेंसेस यूज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन आर, सबस्टेंसेस यूज्ड टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, है ना। पॉइजन्स के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए आप इनमें से कौन से सबस्टेंस को यूज़ करेंगे? यहाँ पर आप ऑप्शन बना लेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, राइट। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सो लिटरली सॉरी। ओके, बताइए, एंटीबायोटिक्स, एंड्रोजन्स, एंटीडोट्स, या फिर एंटीमेटिक्स, क्या यूज़ करेंगे आप पॉइजन के इफेक्ट को
काउंट्रैक्ट करने के लिए, है ना, उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। तो ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जिसने पॉइजन वगैरह निगल लिया है ना, तो आप इनमें से कौन सा ड्रग देंगे, बताइए। सभी एस्पायरेंट्स करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो जो एंटीडोट्स होते हैं ये वो एजेंट्स हैं, ठीक है, जो एंटीडोट्स हैं ये वो एजेंट्स होते हैं जिन्हें पॉइजन काउंट्रैक्ट के लिए दिया जाता है। एंटीडोट्स ड्रग्स को लेंगे। क्लियर। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज। इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए, है ना, इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए हम इनमें से किस एंगल पर लगाते हैं, ठीक है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम कितने एंगल पर लगाते हैं, 15 डिग्री एंगल पर, 25, 45 या फिर 90। तो हम सभी जानते हैं 90 पर तो हमारा क्या है, मस्कुलर है, राइट, इंट्रा मस्कुलर देते हैं। और आपका इंट्राडर्मल, यहाँ पर करेक्ट करेंगे इंट्राडर्मल, 1 सेकेंड, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। बताइए यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है ये हम 5 to 15 डिग्री एंगल पर देते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यही रेशियो आपका आपके क्वेश्चंस में दिया था, ठीक है, तो आप इसी रेशियो को लेकर चलेंगे। ये करेक्ट है आपका ऑप्शन ए, 5 to 15 एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर इज। ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर में कितने फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है, 1 फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, 3 फ़ारेनहाइट या फिर 4 फ़ारेनहाइट। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हमें बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर लेना होता है तो हम क्या करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर या ओरल टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर के बीच डिफरेंस की, तो ये आपका 0.5 फ़ारेनहाइट से 1 फ़ारेनहाइट के बीच डिफर करता है, राइट। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पुटिंग स्टेराइल ग्लव्स, है ना, आप स्टेराइल ग्लव्स पहनने से पहले क्या करेंगे, व्हिच शुड बी ग्लोव्ड फर्स्ट। व्हिच शुड बी ग्लोव्ड फर्स्ट, क्या करेंगे, द डोमिनेंट हैंड, द डोमिनेंट हैंड, द नॉन डोमिनेंट हैंड, द लेफ्ट हैंड, या फिर नो स्पेसिफिक ऑर्डर, इट्स अप द नर्स फॉर हिज या हर ऑन कॉन्वीनेंस। ऑन कॉन्वीनेंस। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम स्टेराइल ग्लव्स पहनेंगे तो क्या करेंगे, द डोमिनेंट हैंड, है ना, कैसे होना चाहिए हैंड, डोमिनेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर एवरीवन। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर सारी क्वेश्चंस के आपने बहुत अच्छे से आंसर किया होगा। अगर आपने आज की क्लास में 20 में अगर आपने 50 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं तो आपने बहुत अच्छा किया है। आप वीडियो के लास्ट में एनालाइज कर सकते हैं आपने आज टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ओके। और आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। आपके फीडबैक से देखिए क्या होता है, हमारा और आपका एक कॉम्बिनेशन हो पाता है ना,
हमारा और आपका एक कम्युनिकेशन हो पाता है, जिससे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि आपको और कितने लेवल के क्वेश्चंस चाहिए और कितना आपको जो है क्वेश्चंस में बेनिफिट्स हो रहा है, या और किस तरीके से हम आपकी बेहतरीन हेल्प कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस ला सकते हैं, है ना। तो इसलिए प्लीज़ डियर एस्पायरेंट्स, मेरी सभी एस्पायरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें, और हम आपके लिए कंटिन्यू इसी तरीके से वीडियोस लाते रहेंगे। कोई भी यहाँ पर आपको फीस नहीं पे करना है, सारी चीज़ें आपके लिए हैं, आप फ्रीली इंजॉय करें। राइट, थैंक यू सो मच।